Hello, my dear students. Beta ji, today's our topic is from 11th standard history, third theme. Okay, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं थीम एम्पायर्स. एम्पायर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. Earlier, in first two chapters, we have discussed about the beginning of the year and then Mesopotamian civilization. We have discussed, and today we are discussing about the next empires. मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बाद क्या क्या हुआ, कैसे बाकी सिविलाइजेशंस आई, कौन कौन से एम्पायर आए और कैसे कैसे प्रोग्रेस हुई. ये एम्पायर्स हम लोग अब डिस्कस करेंगे और कैसे कैसे प्रोग्रेस हुई ये हम लोग डिस्कस करेंगे. लेट्स मूव टू द टॉपिक. अब हम लोगों ने 4th सेंचुरी तक डिस्कस किया, बीसी तक, बिफोर क्राइस्ट. आपको पता है बीसी उल्टी चलती है, ठीक है, उल्टी चली थी काउंटिंग. तो जो 5th 6th सेंचुरी के बाद आनी चाहिए थी, 7th 8th 4th सेंचुरी के बाद, ठीक है. सो यहाँ पे उल्टी, इसलिए हम लोग जा रहे हैं 6th सेंचुरी की तरफ. 6th सेंचुरी BCE में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन अब जो है उसकी जगह पे अब ईरानियन सिविलाइजेशन जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस और ज्यादा जो है फ्लरिश कर रही है, डेवलप कर रही है. डेवलपमेंट, इसका ट्रेड भी बहुत ज्यादा. और ईरानियंस जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो रही है यहाँ पे ओवर मेजर पार्ट ऑफ असीरियन एम्पायर्स की तरफ. और इस सिविलाइजेशन के टाइम पे, इस एम्पायर के टाइम पे ट्रेड नेटवर्क बहुत अच्छा डेवलप होना शुरू हो गया था. ट्रेड विद इन टेरिटरी भी था, आपस में भी डीलर्स के साथ जो भी मैन्युफैक्चरर्स होता था, सरप्लस ट्रेड होता था. बट इसके अलावा ये जो थे इंडिया तक आते थे, या यूरोप या अफ्रीकन, जो नॉर्थ अफ्रीका है, सहारा डेजर्ट के पास वहां पे, वेस्टर्न एशिया की तरफ, यहाँ पे ये ट्रेड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रही थी, कनेक्टेड थी, ठीक है. और ट्रेड डेवलपमेंट से ऑब्वियसली आइडियाज, और ये पहले तो नहीं था इंसान में, जब सिविलाइजेशन की पावर हासिल करें वो करें, जब ये ट्रेड हुआ, कुछ एक अमीर रिच फ्लरिश होने शुरू हो गए, उनके हाथों में पावर, तो ऑब्वियसली बाकियों ने भी ट्राई किया, एम्पायर्स बनने शुरू हुए. इसी तरह से ये ट्रेड डेवलपमेंट हुए. और ये जो था नेटवर्क ऑफ ट्रेड ओवरलैंड में डेवलप हुआ, यानी कि लैंड से बाहर भी और मेडिटेरेनियन सी के आसपास. मैंने बताया ना, मेडिटेरेनियन सी, यूरोप, अफ्रीका के, ठीक है. आई विल शेयर द मैप ऑफ मेसोपोटामियम एंड दिस सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन, इन द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई विल ट्राई टू. ओके, सो ये सारा का सारा जो था ट्रेड डेवलप होना शुरू हुआ है मेडिटेरेनियन सी कोस्ट के आसपास जितने भी थे, ठीक है, एम्पायर्स थे. वो ग्रीक सिटीज जो थे, इससे सबसे ज्यादा उनको बेनिफिट मिला है क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेवलप हो रहे थे. ग्रीक सिटी में ट्रेड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रही थी, उनको इनकम भी बहुत ज्यादा हो रही थी, इसलिए उनको बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, बेनिफिट हुआ है बहुत ज्यादा. बट इसके साथ साथ बहुत सारे नोमैडिक्स भी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हुए. नोमैडिक्स आपको बताइए, नोमैडिक पीपल विच कीप ऑन मूविंग from one place to another in search of the food and food grains. वो खाने पीने की तलाश में, या अपने जानवरों के चारे के लिए, जानवरों के लिए चारा, ठीक है, fodder for their animals, डोमेस्टिकेट करते थे एनिमल्स को, उन्हीं के प्रोडक्ट को वो सेल भी करते थे और उन्हीं के लिए वो चारे के लिए इधर से उधर घूमते थे अपने लिए फूड ग्रेन. ये नोमैडिक कबीले में रहते थे और इस तरह से आपने देखा होगा, नोमैडिक पीपल इसको कहते हैं. और इन लोगों को बहुत फायदा हुआ. कैसे हुआ नोमैडिक्स को? क्योंकि ये सामान ले जाते थे, दूसरी जगह पे शिफ्ट हुए, वहां पे बेच दिया, तो कितना बेनिफिट हुआ, वहां से लेके इधर, ठीक है. उस टाइम इतने ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम तो डेवलप नहीं थे, तो जो आते जाते थे वही, उनको पता था ये
डिमांड में है, यहाँ पे प्रोडक्ट ये अच्छा है उधर जाके, तो नोमैडिक्स जो थे उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ इस ट्रेड डेवलपमेंट से। देन नेक्स्ट है, ये जो थे कहाँ पे, नोमैडिक्स पीपल जो थे नॉर्थ ऑफ ब्लैक सी, ये ब्लैक सी के नॉर्थ की तरफ थे, और इस तरफ ग्रीस की हम लोग बात करें तो यहाँ पे सिटी लाइफ बहुत ज्यादा, सिविक लाइफ बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी थी। ग्रीस बहुत ज्यादा, आपको पता है यूनान की सभ्यता जिसको, ये बहुत ज्यादा डेवलप है। एथेंस एंड स्पार्टा, आपको पता है ओलंपिक गेम्स भी इधर से ही स्टार्ट होने का इनिशिएटिव हुआ, यहीं से गेम, सो मेनी थिंग्स। सो ये जो है सिविक लाइफ वहां पे बहुत ज्यादा डेवलप थी, स्पेशली इनके दो टाउन जो थे वो बहुत ज्यादा डेवलप थे, एथेंस एंड स्पार्टा। ठीक है, एथेंस एंड स्पार्टा ये जो थे फोकस थे, ये मेन सेंटर थे सिविक लाइफ का, जिसको हम लोग कहते हैं कमर्शियलाइज्ड, जैसे हमारे इंडिया में बेंगलोर आईटी का सेंटर। ठीक है, अब तो काफी जगह पे डेवलप है, अर्लियर यही था सॉफ्टवेयर मार्केट, और ये बॉम्बे बॉलीवुड का बहुत ज्यादा मूवीज, ये सिमिलरली कुछ ना कुछ बिग मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, इसी तरह से एथेंस एंड स्पार्टा जो थे वो सिविक लाइफ का फोकस थे, वो सेंटर थे, बहुत ज्यादा यहाँ पे डेवलप थी। और लेट 4th सेंचुरी में फिर क्या हुआ, पहले से देखो हमने 6th सेंचुरी से स्टार्ट किया। आई हैव टोल्ड यू कि ये बीसी जो थी ये उलट चलती थी, बिफोर क्राइस्ट वाली। ठीक है, 6th के बाद आई 5th सेंचुरी, और 5th के बाद आ गई 4th सेंचुरी। ठीक है, ये ना सोचना कि हम लोग बैकग्राउंड फ्लैशबैक में जा रहे हैं, नहीं, आगे आगे डेवलपमेंट हो रही है। 4th सेंचुरी बीसी में क्या हुआ कि मैसेडोन एक किंगडम थी, वहां का राजा था फिलिप, जिसका बेटा फिलिप आपको पता मर्डर कर दिया गया। लॉन्ग डिटेल स्टोरी है, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट हियर बिकॉज आपके सिलेबस से इसका कोई लिंक नहीं है। सो लेट्स मूव टू योर टॉपिक। इसी का बेटा अलेक्जेंडर, ठीक है, मैसेडोन का ये किंग बना, छोटी सी एज में बना अलेक्जेंडर, जिसको हम लोग हिंदी में सिकंदर कहते हैं। और उसने किस तरह से पूरा अंपायर संभाला, गद्दी पे बैठते ही किस तरह से अपने ओपोनेंट्स जो थे, विद्रोहियों को किस तरह से खत्म किया और खुद पावर हासिल की गद्दी पे। यही नहीं, एक कॉन्कस्ट, ठीक है, एक्सपेडिशन स्टार्ट कर दिया, कॉन्कर किए, विजय अभियान जिसको हम लोग कहते हैं, लड़ाइयां लड़ी और अपना साम्राज्य, अंपायर कितना ज्यादा इसने फैला दिया। लेट 4th सेंचुरी बीसी में रूलर ऑफ किंगडम ऑफ मैसेडोन अलेक्जेंडर बना है। और ये जो था इसने मिलिट्री ऑफ सीरीज ऑफ मिलिट्री कैंपेन, उसने मिलिट्री पावर हासिल की, ठीक है। और फिर उसके बाद उसने अलेक्जेंडर ने सीरीज ऑफ मिलिट्री कैंपेन किए हैं, विजय अभियान एंड कॉन्कर्ड मीन्स लड़ाई करके जीत लेना, विजय हासिल कर लेना, कब्जा कर लेना इलाकों पे। उसने कॉन्कर्ड भी किए हैं, कौन कौन से पार्ट, नॉर्थ अफ्रीका यानी कि सहारा, अफ्रीका का मैप देखा ना, नॉर्थ में सहारा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट के ऊपर वाला सारा पार्ट उसने कब्जा कर लिया है। और वेस्ट एशिया एंड ईरान, वेस्ट एशिया ये सारे अरेबियन कंट्री, ईरान यहाँ पे, इराक जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, यहाँ पे सारा का सारा इसने कब्जा कर लिया। किस तरह से वो जीतता जा रहा है, इलाके जीतता जा रहा है, आगे के आगे बढ़ा जा रहा है, और एज कितनी छोटी। अब ये जीतता जीतता आ गया इंडिया की बाउंड्री में ब्यास रिवर तक। आपको पता है ना, इंडस की ये ट्राइब्यूटरी रिवर है सारी की, रावी, झेलम, सतलुज, ब्यास, ठीक है। ये ब्यास रिवर अभी तो बहुत छोटी है, मर्ज होने वाली है, ठीक है, उस टाइम बहुत बड़ी थी। ब्यास रिवर तक पहुंच गया है, जीते जीते इंडिया पे अटैक करना चाहता है, जीतना चाहता है, बट इसके सोल्जर जो हैं अब बहुत थक चुके हैं और होम सिकनेस फील हो रही है, घर से इतने सालों से दूर है, अब घर लौटना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। और मोर ओवर इंडिया में उस टाइम मगध, ओके, मगधा साम्राज्य,
मगध अंपायर था बहुत ज्यादा पावरफुल, इसका भी क्योंकि वो थके हुए थे, टायर्ड थे और होम सिकनेस थी, उनको ये भी डर था कि हम लोग जीत नहीं पाएंगे इतने पावरफुल, ठीक है, अंपायर को। सो इसलिए यहां से अलेक्जेंडर वापस चला गया ब्यास से, ठीक है, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। सो यहाँ पे अलेक्जेंडर वापस चला, ये बात अलग है, वापस जाते ही रास्ते में उसकी डेथ हो जाती है, अपने होम टाउन तक भी नहीं वो पहुंच पाता, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि अलेक्जेंडर ने इतना ग्रेट अंपायर एस्टेब्लिश किया, उसका कंट्रोल किया, बट उसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स भी हुए। क्या हुए? आइडियल्स और कल्चर ट्रेडिशन इन्होंने शेयर की। एक कल्चर, एक ट्रेडिशन जो सारे के सारे एक ही अंपायर के अंडर आए, इन्होंने शेयर करनी शुरू की, एक ही अंपायर बनना शुरू हो गया है। ये पॉपुलेशन खास करके ग्रीक पीपल जो थे, लोकल पॉपुलेशन और ग्रीक, ये सारे के सारे जो थे आपस में शेयर करते थे एक जैसी, यानी कि कल्चर, आइडियाज भी, कल्चर भी, ट्रेडिशन भी और लैंग्वेज भी एक हो रही है। सो ये रीजन जो था बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, डेवलप हो गया उस टाइम पे, और इसलिए इसको क्या कहना शुरू कर दिया? हेलेनाइज्ड। ग्रीक जो थे, इनको ग्रीक पीपल को हेलेनाइज कहते थे। ये बेटा जूइश पीपल अभी भी जेरूसलम में इनका कस्टम, जैसे पुराने आप लोगों ने जीसस क्राइस्ट के सीरियल देखे होंगे, वहां पे दिखाया गया है किस तरह से उनका लाइफस्टाइल था, इनकी अपनी कल्चर, ट्रेडिशन, लाइफस्टाइल, लैंग्वेज इन्होंने डेवलप कर ली थी, जुदाइज्म जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। ग्रीक जो थी, इसकी लैंग्वेज जो थी वो बहुत ज्यादा अब स्प्रेड हो गई है, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज जो है ग्रीक हो गई है, और ये लैंग्वेज जो थी वेल नोन थी, और थ्रू आउट द रीजन, पूरे के पूरे रीजन में अलेक्जेंडर ने सारा जीत लिया है। एक क्या कर दिया? यूनिफिकेशन, यूनिफाइड कर दिया, तभी तो ये कल्चर शेयर हुई, ट्रेडिशन, आइडियल्स और लैंग्वेज भी ग्रीक होनी शुरू हो गई है। और ये जो है, बट दुख की बात है, अलेक्जेंडर की डेथ के बाद पॉलिटिकल डिसस्टेबिलिटी जो थी वो खत्म हो गई, डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो गया। जो भी अलेक्जेंडर ने इतना विशाल, इतना बड़ा वास्ट अंपायर जो खड़ा किया था, जीता था, उसकी डेथ के बाद एकदम से डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो गया है, टूटना शुरू हो गया है ये अंपायर, और ये टूट के क्या हो गया है? पॉलिटिकल यूनिटी नहीं है, स्ट्रॉन्ग अंपायर को चलाने वाला कोई पावरफुल रूलर नहीं था उस टाइम पे, इसीलिए ये जो था ऑलमोस्ट 3 सेंचुरीज लेटर तक भी हेलेनिस्टिक कल्चर जो थी वो सबसे इम्पोर्टेंट रही है। चाहे अलेक्जेंडर की डेथ होगी, इंस्टेबिलिटी, डिसइंटीग्रेशन होगी, फिर भी हेलेनाइज्ड और हेलेनिस्टिक कल्चर जो थी, ट्रेडिशन जो था वही सुप्रीमेसी थी, और दूसरे को वो इम्पोर्टेंस ही नहीं देते थे। जैसे कि ईरानियन कल्चर भी सेम प्लेस पे आ रही थी, बट उसको इतना ज्यादा नहीं कल्चर को इम्पोर्टेंस दी जाती थी, इसीलिए इस रीजन में इग्नोर किया जाता था दूसरी जितनी भी कल्चर थी। स्पेशली अपने बराबर कोई आ गया तो उसको तो वो ज्यादा इग्नोर करते थे, ईरानियन को जैसे। सो ये जो था ग्रेट एम्पायर अलेक्जेंडर ने खड़ा किया था, ये टूटना बिखरना शुरू हो गया है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं, कोई स्ट्रॉन्ग अंपायर को जो चलाने वाला, हैंड जिसको हम लोग कहते हैं हैंडल करने वाला, कोई पावरफुली चाहिए अलेक्जेंड्रा की तरह। अलेक्जेंड्रा द ग्रेट तभी कहते हैं, बट उसकी तरह कोई ग्रेट पर्सन आया नहीं, तो इसलिए ये डिसइंटीग्रेटेड होना शुरू हो गया। बट ऐसे ही टाइम में यूरोप में कंट्री है इटली, आपको पता है, इटालियन जो है स्टेट ने एक फायदा उठाना शुरू किया है, इटालियन, ठीक है। और वहां पे इटालियन एक सिटी है रोम, आपको पता है, ठीक है। वहां पे रोम जो है बच्चे, सेंटर इटालियन सिटी स्टेट ऑफ रोम, यहाँ पे ये एक छोटी सी स्टेट है, बट क्या थी? वेल ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री फोर्सेस, इसके मिलिट्री फोर्सेस बहुत ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड, पावरफुल। इसने अब पावर हासिल करनी शुरू कर दी
अब देखो आ गया रोमन, रोमन्स आ गए हैं 3 कॉन्टिनेंट्स में, ये भी अपना एम्पायर एस्टेब्लिश करेंगे। यहां से अलेक्जेंड्रा के बाद, बट जल्दी नहीं, काफी सेंचुरीज बाद ये आए हैं रोमन्स। और रोमन्स जो थे, रोम जो था एक इटली का छोटा सा स्टेट था, बट वेल ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री फोर्सेस थी, और इन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया है अपना। पहले तो पावर बढ़ानी शुरू की है, मिलिट्री कैंपेन वैसे ही शुरू किए हैं, ट्रेड अपना फैलाया है इन्होंने, और कब्जा, ठीक है, दूसरे के ऊपर सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करनी शुरू की है, एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर, कंट्रोल करना शुरू किया। कंट्रोल किया है किसके ऊपर? नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है, वही जो सहारा डेजर्ट के ऊपर ऊपर वाले एरिया, और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी पे, और ये जो है 2nd सेंचुरी बीसी पे हम पहुंच गए। हमने स्टार्ट किया था अपना 6th सेंचुरी बीसी से, कि किस तरह से अब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बाद यहाँ पे आ गए हैं कौन? ईरानियन, असीरियन एम्पायर में इन्होंने सबके ऊपर कब्जा करना शुरू किया, और किस तरह से एस्टेब्लिश किया अपनी सिविलाइजेशन, इनकी एक्सपैंड हुई किस तरह। फिर आया अलेक्जेंड्रा द ग्रेट, ये ग्रीस, एथेंस एंड स्पार्टा तो थे ही थे, बट यहाँ पे मैसेडोन किंगडम से अलेक्जेंड्रा द ग्रेट। कैसे अलेक्जेंड्रा द ग्रेट सारी जो है मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट करता है, कॉन्कर्ड करता है कितनी ज्यादा कंट्रीज के ऊपर, और फिर उसकी डेथ हो जाती है। इतना बड़ा अंपायर जो इसने एस्टेब्लिश किया था, उसकी डेथ के बाद कैसे डिसइंटेग्रेट होना शुरू, टूटना बिखरना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक समझदार, एक पावरफुल चाहिए, एक पावरफुल कंट्री को, एक पावरफुल एम्पायर को चलाने के लिए। बट अलेक्जेंड्रा की तरह कोई ग्रेट नहीं आया, पावरफुल नहीं आया, तो फिर डिसइंटेग्रेट होना शुरू हुआ। फिर सेंचुरीज बाद, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, डिसइंटेग्रेट होना चाहिए। 3 सेंचुरीज आफ्टर, 3 सेंचुरीज ऐसे ही सिस्टम चलता रहा, बट हेलेनाइज और हेलेनिस्टिक्स जो थी वही कल्चर ट्रेडिशन चलती आ रही है, वो अपनी सुप्रीमेसी में दूसरों को इग्नोर कर रहे हैं, और रिमेन्ड इम्पोर्टेंस इन द रीजन, और ये जो है इग्नोर कर रहे हैं अदर कल्चर्स को, स्पेशली ईरानियन को। अब इसके बाद जो है 3 सेंचुरीज बाद आ रहे हैं अब रोमन। रोम ये एक छोटा सा स्टेट है इटली का, बट ये वेल ऑर्गेनाइज्ड था, एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर थी इसकी, और इसने अब सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश करनी शुरू की है ट्रेड के थ्रू, चारों तरफ ट्रेड कब्जा किया है नॉर्थ अफ्रीका में, ठीक है, और मेडिटेरेनियन सी, यूरोप की तरफ भी, अफ्रीका भी की तरफ भी, और एशिया भी। यूरोप का तो ये खुद है ही है रोम, ठीक है, उसकी तरफ हो गया सारा, जो आजकल का फ्रांस, जर्मनी, ये सारा है, ये रोमन साम्राज्य था, रोमन एम्पायर था। अफ्रीका में भी, एशिया में, वेस्टर्न एशिया, इधर सारा ये किस तरह से रोमन्स कब्जा करते हैं और चलाते हैं ये 2nd सेंचुरी में, ये हम अभी डिस्कस करते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द मेन पॉइंट, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द रोमन एम्पायर। यस बेटा, अब अलेक्जेंड्रा द ग्रेट के बाद जो डिसइंटीग्रेशन हुआ, एडवांटेजेस उठाने शुरू किए। हमने बताया कि इटली में एक स्टेट थी रोम, किस तरह से वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम था वहाँ पे, और मिलिट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, डेवलप थी, और उन्होंने पूरा का पूरा जो अलेक्जेंड्रा द ग्रेट का एम्पायर था वहाँ पे कब्जा किया, अपना ट्रेड नेटवर्क बहुत ज़्यादा से डेवलप किया, एस्टेब्लिश किया। पैसा आएगा तो कमाई होगी, तो मिलिट्री उतनी स्ट्रांग, उतनी ज़्यादा पावर, ठीक है। सो ये इन्होंने काम किया है। अब रोम जो था वो एक रिपब्लिक था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा कोई राजा का, क्योंकि डेवलपमेंट हो रही थी एक सिविलाइजेशंस की, कोई राजा की फैमिली के थी नहीं जो पावर है हासिल कर ली, जो, ठीक है। बट इनकी गवर्नमेंट, द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट election was quite complicated, and nominate भी होते थे, that we will discuss in some other video, that is not in this
So this is not in your syllabus. In this video we are not going to discuss in detail, that's why. Okay, so ये रोम जो था एक, अब उसने कब्जा करना शुरू कर दिया है। अलेक्जेंड्रा का जो भी अंपायर था हासिल कर लिया, एक्सपैंड करना शुरू किया, पावर अपनी डेवलपमेंट ट्रेड की है। तो रोम के बारे में थोड़ा हम लोग जान ले। रोम जो थी एक रिपब्लिक थी। गवर्नमेंट जो थी ये बेस्ड एक कॉम्प्लेक्स इलेक्शन सिस्टम था, जिसके अकॉर्डिंगली ये गवर्नमेंट इलेक्ट करते थे। और ये सोसाइटी जो थी इनकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पावर गेनिंग भी थी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को रिस्पेक्ट दी जाती थी, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन या सिस्टम चलानी है कौन। बट वेल्थ एंड सोसाइटी, जो भी पैसा कमा रही थी सोसाइटी, उसको फायदा कहाँ से हो रहा था? स्लेवरी, गुलाम पालना बहुत एक जरूरी था, और इससे सोसाइटी को फैमिली गुलामी, ठीक है। अफ्रीका से आपको पता है, लैटिन अमेरिका से ये गुलाम बना के लाते थे, किस तरह से? अफ्रीका से। ओके, सो रोम जो था इसने ट्रेड का नेटवर्क बहुत अच्छा एस्टेब्लिश कर दिया। उसको पता चल गया कि मेन पावर हासिल करने का तरीका यही है, व्यापार, बिजनेस अपना एक्सपैंड करो, पैसा खूब कमाओ, ठीक है। सो मिडल ऑफ द 1st सेंचुरी में रोम जो है उसने बहुत ज्यादा पावर अपनी एक्सपैंड करनी शुरू कर दी है, क्योंकि इसका एक मिलिट्री कमांडर था बहुत ज्यादा पावरफुल, जूलियस सीजर, सुना होगा, पता है सबको। सो रोमन एम्पायर जो था ये एक्सटेंड होना, फैलाना शुरू कर दिया, बहुत ज्यादा फैला है। इस टाइम पे फैला क्या? कब्जा करना शुरू किया एम्पायर। जो जर्मनी और ब्रिटेन है प्रेजेंट टाइम का, वहां पे भी रोमन एम्पायर ने कब्जा कर लिया है और रोमन एम्पायर एस्टेब्लिश कर लिया। पहले हमने कहा था कि ग्रीक लैंग्वेज जो थी वो कॉमन थी, बट अब जो है लैटिन लैंग्वेज जो है मेन हो गई है रोमन एम्पायर की, और लैटिन लैंग्वेज अब आम लोग बोलते थे। बट ईस्टर्न पार्ट में जो थी स्टिल ग्रीक लैंग्वेज वाज कंटिन्यू, respect common people were still speaking in Greek language। तो रोमन पीपल को कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी उनकी अपनी, बट रोमन पीपल वर नाउ स्प्रेडिंग देयर ओन कल्चर, ट्रेडिशन एंड लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज। बट दे हैव रिस्पेक्ट, उनको रिस्पेक्ट थी। जो हेलेनिक कल्चर एस्टेब्लिश की थी उन्होंने, ग्रीक ने, उसको भी वो रिस्पेक्ट देते थे इक्वली। और यहाँ पे चेंजेस होने शुरू कर दिए हैं अब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ने, क्योंकि पावर हासिल की है इन्होंने पूरी की पूरी 1st सेंचुरी में, अब और ज्यादा होने शुरू हुए हैं। रोमन एम्पायर जो था इतना बड़ा 3 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था, ये अकेला एम्पायर एक इतना बड़ा, एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन इसको चला नहीं पा रही थी एफिशिएंटली डे बाय डे, क्योंकि सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हो रही थी, ठीक है। नीड्स, डिमांड्स, ट्रेड इतना ज्यादा फ्लरिश हो रहा था, एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर इट वाज नॉट पॉसिबल। सो दैट्स व्हाई द मेन रीजन जो है इस रोमन एम्पायर को जो है वो डिवाइड कर दिया गया इसको, ठीक है। रोमन एम्पायर डिवाइड कर दिया किसमें? ईस्टर्न पार्ट्स और वेस्टर्न हाफ्स में। वेस्टर्न यानी कि यूरोप वाला पूरा का पूरा, इधर एशिया वाला पार्ट। तो बट अब वेस्टर्न में अब डिवाइड करना शुरू किया। पावरफुल अगर किंग नहीं होगा एक पूरा अंपायर को चलाने के लिए, एक दिमाग वाला पावरफुल पर्सन जो सब कंट्रोलिंग पावर जिसके हाथों में हो, तब तक अंपायर को नहीं चलाया जा सकता, आपको भी पता है, ठीक है। सो आजकल की भी मॉडर्न डेमोक्रेसीज में यही है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है जितना पावरफुल, जितना ही डिप्लोमेटिक और जितना भी उतना ज्यादा। सो उस टाइम पे भी ऐसे ही होना शुरू हो गया है। तो किया तो डिवाइड इसलिए किया था कि मेक द गवर्नमेंट वर्क इजियर, क्योंकि सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हो रही है, जरूरतें बढ़ रही है, नीड्स एंड वांट, और ये एक गवर्नमेंट सिंगल गवर्नमेंट से इजी नहीं था। टू मेक द वर्क, फैसिलिटेट द गवर्नमेंट वर्क एंड टू मेक द वर्क इजियर, काम आसानी से चल सके, इसलिए डिवाइड कर दिया गया किसमें? ईस्टर्न और वेस्टर्न हाफ्स में। किसको? रोमन एम्पायर को। रोमन एम्पायर कौन सा? जो 3 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था। बट यहाँ पे अब क्या हो गया? ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया है अरेंजमेंट जो किए हुए थे रोमन एम्पायर के, खास करके वेस्टर्न साइड में। कितने ही कबीले थे, कबीलों के लोगों ने अपने ही अरेंजमेंट, अपनी ही मिलिट्री पावर, अपनी ही फोर्सेस, अपने ही ट्रेडिशन चलाने शुरू कर दिए हैं। ज्यादा पावर का गेम शुरू हो गया ना, कि मैं ज्यादा पावर मैं हासिल कर लूं, ये
और कितने ही कबीले थे, गोंद और ये इन्होंने पावर हासिल करनी शुरू की, विद्रोह, अपना अलग पावरफुल एम्पायर एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। तो इसीलिए ये जो है बिखरना, डिसइंटीग्रेटेड होना शुरू हो गया, रोमन एम्पायर कह लो, डेक्लाइन होना शुरू हो गया, कोलैप्स या डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया है। पावर में जो भी है डाउन एक बार होगा, ठीक है। ऐसा कम ही है जो पूरी लाइफ में पावर के ऊपर रहता है और एंड तक। सो ये जो है बिटवीन द 7th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी में अब देखिए चेंजेस किया हुए हैं। ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो था, ईस्टर्न साइड यानी कि एशिया, वेस्ट एशिया जो है हमारा, वहां पे अब इन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया है अरब ने। अरब जो थे प्रॉफेट मोहम्मद के फॉलोअर्स थे, चेले थे। प्रॉफेट मोहम्मद जो है आपको पता है 7th सेंचुरी में इस्लामिक रिलीजन और 1st सेंचुरी में क्रिश्चियन रिलीजन यहाँ पे, ठीक है, क्रिश्चियनिटी जो हुआ है एस्टैब्लिश, और यहाँ पे फिर आगे किस तरह से क्रिश्चियंस जो है कब्जा करेंगे, बट इतना नहीं कर पाएंगे। सो ये यहाँ पे अरब्स ने जो फॉलोअर थे प्रॉफेट मोहम्मद के, उन्होंने अपने एस्टैब्लिश करने शुरू कर दिए हैं, पावर्स को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से ये भी हाथों से निकलना शुरू हो गया है। और इधर से जो कबीले नोमैडिक, मैंने कहा ना, अलग अलग कबीले के सरदारों ने अपनी पावर हासिल करनी शुरू कर दी है। इसमें से एक था मंगोल चंगेज खां, आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा पावरफुल। इसने अब पावर हासिल करनी शुरू कर दिया और इसने जितना अंपायर था उसको जीतना शुरू कर दिया है। उस पे कब्जा यहीं पे नहीं रुका, वो एशिया में भी, चाइना में भी, तिब्बत जो है वहां पे भी मंगोल्स ने कब्जा। ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि एक किस तरह से ट्राइबल, न्यूमैडिक ट्राइबल जो है पावर हासिल करते हैं और किस तरह से पूरा का पूरा कब्जा करते हैं ये, ठीक है। और इसने अपनी एस्टैब्लिश की है अंपायर जो है बहुत ज्यादा कल्चर, और मंगोल जो थे चंगेज खां के अंदर जीता है। अब जो है 4 मेन लैंग्वेजेस हो गई हैं, पर्शिया और ग्रीक, लैटिन और अरेबिक। अरब वालों ने अपनी पावर एस्टेब्लिश करनी शुरू कर दी है उधर से, ठीक है। सो ये जो था मेजर जो चेंजेस हुए हैं, किस तरह से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्रिश्चियनिटी 1st सेंचुरी से कैसे, फिर प्रॉफेट मोहम्मद ने किस तरह से 7th सेंचुरी ने इस्लामिक रिलीजन एस्टैब्लिश किया और उनके फॉलोअर्स ने, और क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं इन 3 अंपायर्स में, और कौन कौन से अंपायर एस्टैब्लिश हुए हैं, कौन कौन से नोमैडिक ट्राइबल ने पावर हासिल किए, किस तरह से, दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अप टू दिस वन आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा इंट्रोडक्टरी पार्ट कि क्या है। स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम, सेंड मी योर प्रॉब्लम, आई विल try to solve your problem. Okay, so that's all from your Aradhna ma'am. But before leaving still the custom I want to play, remind you, please subscribe, like and share my channel to all. That's all.